नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी चौकन्नी स्त्रियाँ, जिसे लिखा है रजनी मोरवाल जी ने। दुर्वा थकान से पस्त थी, चाहती थी कुछ खा ले और सुबह तक ढह जाए। एक तो 8-10 घंटे का सफ़र और दूसरा लैंडिंग करने के बाद भी 1 किलोमीटर चलकर कन्वेयर बेल्ट तक आना और भी थकाऊ बना देता है। सत्या उसे रिसीव करने अंदर ही आ गया था, सो दूर से ही हाथ हिलाते दिख गया था। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे साथ सोने में? सामान का इंतज़ार करते हुए सत्या ने अचानक चुप्पी तोड़ी थी। हैं? अरे मेरा मतलब था मेरे फ्लैट में होने से। अब साथ रहोगी तो सोओगी भी तो। माना कि पलंग और कमरे 2 हैं, किंतु कहा तो यही जाएगा। उसकी बात से दुर्वा के दिमाग में हथौड़े बजने लगे थे। उसे हाँ ना के बीच झूलता देख सत्या ने ही चुप्पी तोड़ दी थी। यहाँ पास ही पौंडचेरी के कुछ भारतीय रहते हैं। उन्होंने यहाँ कुछ सस्ते होटल्स और भोजनालय खोल रखे हैं। चलें? नहीं, मैं किसी से इनसिक्योर नहीं होती, खुद से तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही ठहरूंगी, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो। बिना उसकी प्रतिक्रिया के वह सामान का इंतज़ार करने लगी। एयरपोर्ट पर कन्वेयर बेल्ट नंबर 1 पर खड़ी दूरवा की उचटती निगाहें कभी बेल्ट पर से गुजरते सामान पर पड़ती थी, तो कभी लौटकर एयरपोर्ट का मुआयना करने लग जाती थी। उलटते पुलटते, घिसटते रगड़ते बड़े छोटे बैग्स और अटैचियाँ यूं लुढ़क रहे थे मानो उसके टूटे सपनों का एक सैलाब सा बहा आ रहा था। उसने घबराकर अपनी नज़र एक पल को वहाँ से दूसरी तरफ फेर ली थी। एयरपोर्ट पर पीछे की तरफ मोनालिसा की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी दिख रही थी। वैसे यह मोनालिसा की एक प्रतिलिपि होगी, किंतु मुस्कान 100% वही जो किसी के भी कदम ठिठका दे। ये उसकी प्रतिलिपि है, क्योंकि चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की मूल कृति तो लूव्र म्यूजियम में लगी है। जानती हूँ, और जिसे देखने की बेताबी मैं जब्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसी कश्मकश में रहता हूँ हमेशा कि ये हंस रही है कि रो रही। सत्या फुसफुसाया था। शट अप सत्या, पिटवाओगे विदेश में। तुम्हारे लिए होगा विदेश। मैं तो एक पैर भारत में और दूसरा पैर यहाँ रखता हूँ। ओहो, चलो हटो। एनआरआई कहीं के। अच्छा, सच बताना, अगर ये हंसना हुआ तो भाई इतनी रहस्यमयी मुस्कान क्यों भला? कोई खुलकर ना हंस ले, इससे बेहतर है कि सदियों तक इनकी मुस्कान ही बुझते रहेंगे लोग। खुद तो निकल ली और पीढ़ियों को काम पर लगा गईं। तुम ना ये अजीब सी गंवारू भाषा मत बोला करो। कौन मानेगा तुम किसी कंपनी के सीईओ हो? वह तो मैं कर्मचारियों के लिए हूँ, तुम्हारे सामने तो वही हूँ, बचपन वाला लड़ियन। उफ, तुमसे बहस ना करने में ही समझदारी है। अब तो तुम्हारी अम्मा तक तुम्हें लड़ियन ना बुलाती होंगी। फिर भला मैंने कब बुलाया तुम्हें इस नाम से? पहली मर्तबा मिले हो। ओहो, तो अब बुला लो। पहली दफ़ा क्यों, फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग भी तो की थी ना यहाँ आने से पहले। सब समझता हूँ कि तुम देख लेना चाहती थी कि बंदा है कौन। सत्या उसके मुंह के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अच्छा बाबा, चलो सामान बटोरो और चलो यहाँ से। बुआ ने ना जाने कौन सी घड़ी में कह दिया था कि मेरी सहेली का बेटा वहाँ रहता है, उससे मिल लेना। यूरोप भी घुमा देगा और तुम अकेलेपन से भी बच जाओगी। क्या परेशानी है? ठीक ही तो किया उन्होंने। मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। आज रात ही तुम्हें सैर करवाता हूँ। अब थोड़ी बहुत शरारतें तो बनती हैं ना। सत्या ने बनावटी गुस्से से कहा था। चलो भी लड़ियन कहीं के। दूरवा ने ट्रॉली पर सामान रखते हुए कहा था। वह सत्या को अपना पर्स संभालने की हिदायत देते हुए वॉशरूम चल दी थी। इन लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है,
इनके कंघी से लेकर जूतों तक सब संभालना पड़ता है। उस पर भी ये विमर्श कि हम आत्मनिर्भर हैं, मर्दों से कम नहीं, अपने लिए अपनी दुनिया खुद बना सकती हैं, आदि आदि। तुम ये क्या बड़बड़ाते रहते हो? हाँ, हम सब कर सकती हैं, और वह भी अकेले अपने दम पर। जी फिलहाल तो लीजिए ये पर्स पकड़िए और गेट तक चलिए, टैक्सी आ गई है। यहाँ 1 घंटा इंतज़ार करने के टैक्सी वाला वेटिंग चार्जेस 38 यूरो ले लेता है। आ गए ना टिपिकल भारतीय मानसिकता पर। अरे यार, पैसे खर्च करने में नहीं बल्कि फिजूल खर्ची करने से गुरेज है मुझे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी कपकपी छूट गई थी। सर्द भरी तेज हवाओं ने उसे झकझोर के रख दिया था। उसने बैग में से जैकेट निकाल कर पहन ली। इनर ग्लव्स, वुलन कैप और बूट्स तो वह पहले से ही पहन कर चली थी। इतनी ठंड में जीते कैसे होंगे यहाँ के लोग? क्यों जी, हम क्या जिंदा नहीं? देख लो, सांसें चल रही हैं, बल्कि आपको देखने के बाद तो दौड़ने लगी हैं। उसने दूरवा का हाथ अपने हृदय से सटाते हुए कुछ इस अंदाज में बोला था कि दूरवा की हंसी फूट पड़ी थी। देखो, हम आज ही एयरपोर्ट से घर जाते हुए एफिल टावर देख लेंगे, समय भी बचेगा और रोशनी में वह भव्य लगता है। दिन के उजाले में तो शहर से गुजरते हुए कभी भी देखा जा सकता है। दूरवा ने नोटिस किया था कि सत्या बात करते करते तुरंत पॉइंट पर आ जाता है। मुद्दे की बात पर टिके रहने वाले पुरुष उसे सच्चे लगते हैं। उसे लगता है ऐसे पुरुष जिंदगी की राहों पर भटकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उन्हें मुद्दों से गुमराह नहीं करती। ऐसे पुरुष परफेक्ट हस्बैंड काइंड ऑफ मटेरियल होते हैं। रोहित की तरह के तो सिर्फ बॉयफ्रेंड तक ही सीमित रहने चाहिए। गलती किसी की भी रही हो, अब हो गई सो हो गई। वह हिम्मत करके सब आधा अधूरा छोड़कर चली आई थी। वकील ने कहा था, कुछ समय दो अपने रिश्ते को, कानूनी दांव पेच की बजाय एक छोटा सा ब्रेक लो। चलो, बहुत ठंड है यहाँ, मुझे कल लूव्र म्यूजियम भी देखना है। दूरवा जहाँ से निकली थी उन्हीं ख्यालों में जा जाकर अटकी जा रही थी। एक दिन में? असंभव है। एक दिन में मैडम, लोग महीनों यहाँ पड़े रहते हैं, तब भी इसका कोई ना कोई कोना अछूता छूट ही जाता होगा। अगर 537 पेंटिंग्स और 184 कलाकृति में से हर एक को 4 सेकंड भी देखोगी, तब भी पूरा म्यूजियम देखने में 3 महीने का समय लगेगा। गारंटी लेता हूँ कि मोनालिसा की पेंटिंग के समक्ष ही तुम पूरा दिन ठगा जाओगी। ठगा तो मैं आई ही हूँ, अपने आप को जिंदगी के हाथों, और कितना ठगाऊंगी। अब आई हूँ तो हर कोना छू तो लूँ कम से कम। हाँ, छू लो छू लो। वह कुछ कुछ कम कम, धीमा धीमा ही सही, किंतु यही बोला ज़रूर था। वह फ्रेश होकर आई तब तक सत्या ने नूडल्स और टोमेटो सूप बना लिया था। वाइन के 2 ग्लास उसने खाली रख छोड़े थे। अगर ऐतराज़ ना हो तो। यहाँ सर्दी से यूं ही बचा जा सकता है। देख लो, हीटर तीनों ऑन है। भाई देख लो, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपन तो एक आध लेंगे, उसने बिना किसी को संबोधित कहे कहा था। दूरवा ने अपना ग्लास उसके आगे बढ़ा दिया था। मने प्यास तो है। अबे चुब्बे लड़ियन, चल सर्व कर। आ गई ना अपनी वाली पर, अब ना कहोगी मेरी भाषा को गंवारू। वे दोनों एक साथ हंस पड़े थे। खाना सिर्फ पेट भरना था और पीना ठंड का बचाव। किंतु नशे के बहाने बहाने दुर्वा ने सत्या को सब बता दिया था। कई मर्तबा किसी एक बहाने के भरोसे हम कितना कुछ उलीच देते हैं। इल्ज़ाम दिलो दिमाग के नशे पर जाता है, जबकि ऐसी स्थिति में अमूमन जहन जिंदगी के उन्हीं कोनों को अधिक झकझोरता है जिन्हें हम सब से बचाए अपने साथ लिए चलते हैं, जिसे लोग अचेतन मन कहते हैं। दूरवा ने भी यही किया, बता दिया कि रोहित और उसके बीच सब ठीक नहीं है। वह इस सदी में भी स्त्रियों को दूसरे पायदान पर मानता है। उसका सोचना है कि बायोलॉजिकल सब स्त्रियां जन्मी ही इस तरह हैं। वह स्त्री को दैहिक रूप से पुरुष से कमज़ोर व उसके मस्तिष्क को
तमाम इफ्स एंड बट्स के बीच दूसरे पायदान पर झूलता हुआ पाता है, जो पहले पायदान पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। उसका मानना है कि स्त्रियों को हमेशा से कमज़ोर, एक कदम ठिठक कर सोचना चाहिए, एक हद में आज़ादी का पक्षधर है। तुम भी आधी आबादी की मानिंद सिमोन द बोवार की प्रशंसक हो, जिनका कहना था स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। सिमोन का मानना था कि स्त्रियोचित गुण दरअसल समाज व परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं, क्योंकि वह भी वैसे ही जन्म लेती हैं जैसे कि पुरुष, और उसमें भी वे सभी क्षमताएं, इच्छाएं और गुण होते हैं जो कि किसी लड़के में। यही सच भी है। तो तुमने उसे सिर्फ इसी कारण से छोड़ दिया? ये सिर्फ नहीं है, बल्कि यही सबसे अहम कारण है। वैसे अभी छोड़ा नहीं है, हमने एक दूसरे को सिर्फ एक ब्रेक लिया है, एक स्पेस। जो वकील के कहने पर, यह इरादतन स्पेस है, जो कि भर पाएगा या नहीं क्या मालूम। ये स्पेस दरअसल हमारे विचारों में होते हैं, जो जिद और ईगो के चलते एक चौड़ी खाई में तब्दील हो जाते हैं। नहीं, ईगो और जिद के परे भी एक बात होती है जिसे वह समझ ही नहीं पाता। वह है लिंग भेद से उठकर व्यक्तित्व का सम्मान, निजता और स्वतंत्रता की छूट। ये स्वतंत्रता दैहिक ही हो ये ज़रूरी नहीं, बल्कि तार्किक सोच व विचार धारणाओं के हिसाब से होनी चाहिए। दूरवा उस रात बड़ी गहरी नींद सोई थी। उसके कन्फेशन पर दोबारा उन दोनों में से ही किसी ने चर्चा नहीं की थी, किंतु सत्या सब सुन चुका था, जो वाइन के बहाने दूरवा कह गई थी निढाल होने से पूर्व। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक दूरवा। स्पेस विल गिव अस टाइम टू रीथिंक, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। Maybe we will bond again to never part our ways. Maybe, may not be. दूरवा सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, तुम रहो इसी फ्लैट में। मानो एहसान कर रहा हो उस पर। नहीं, आई हैव अ बेट प्लान फॉर मी। कम से कम उत्तर देने वाली दूरवा में जाने कौन सी शक्ति आ गई थी। उस वक्त की रोहित भी हकपका गया था। ओह, ओके, कम आउट। मैं एक बार पेरिस जाना चाहती हूँ, तो सोच रही हूँ ब्रेकअप के बहाने यही स्पेस लिया जाए। रोहित ने बहुत इसरार किया था उससे टिकट व होटल आदि के इंतज़ाम के लिए, पर दूरवा का अपना अकाउंट था। जॉब छोड़ने के बाद उसका रुपया ज्यों का त्यों जमा था। कहाँ खो गई आप? उसे अपने में गुम देखकर चिंतित स्वर में सत्या ने पुनः पूछा था। तुम्हें जेट लैग हो रहा होगा, कल चलें ऐसा है तो। किंतु रोशनी में भव्य लगता है आईफिल टावर। रात के समय जब पूरी 20,000 लाइटें जगमगाने लगती हैं, तब तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। उसका तुम कहना भाया था दूरवा को। जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मुझे नींद से और नींद को मुझसे शिकायत है। मिन्नतें कर करके हम दोनों हार जाते हैं, किंतु न वह आती है न मैं बाज आती हूँ। वह बेवजह हंसी थी। उसे हंसते हुए देखकर वह कुछ असमंजस में था। दूरवा ने उसकी बेचैनी भांप ली थी, सो अपनी बात पर पुनः सहमति जताते हुए उसने कहा था, नहीं, रोशनी के शहर को रोशनी में ही देखना चाहिए। हम अभी ही देखेंगे। तुम पर वह हंसी फब रही थी। हंसा करो, लेकिन आईब्रो को नज़दीक लाकर ये भ्रिकुटियाँ इकट्ठी ना हो तो बढ़िया लुक्स रहे। वैसे भी तनाव रहित चेहरे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इतनी व्याख्या एक हंसी के लिए? इससे अच्छा तो होता कि तुम पूछ लेते कि माजरा क्या है। वह फिर हंसी थी, किंतु इस बार सत्या ने और अधिक गौर से देखा था उसे। कुछ तो गड़बड़ है, कसम आईफिल टावर की। वह मन ही मन बुदबुदाया था, किंतु जाहिराना तौर पर उसने कहा था, पिछले 125 वर्षों में पेरिस व आईफिल टावर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सन 1820 में यह यूरोप का पहला शहर था जहां सड़कों पर शाम के धुंधलके से पूर्व ही गैस के लैंप्स जलाए गए थे। आज भी रात भर पेरिस की सड़कें महलों,
चौराहों, दुकानों, नाइट क्लब्स और बार इत्यादि रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते रहते हैं। यस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिटी ऑफ लाइट्स में कुछ अंधेरे कोने भी हैं। मसलन वह देखो, उस जोड़े को जो सड़क के किनारे कंबल ओढ़े बैठा है। दूरवा ने उनकी ओर देखकर हाथ हिला दिया था। बदले में उन्होंने भी उसे वेव किया था। कौन हैं ये लोग? इस शानदार चमकते हुए शहर के बीचों बीच यूं सड़क पर? यह तो हमारे देश में ही होता है। ऐसा नहीं है, भिखारी यहाँ भी हैं। दरअसल दुनिया के खूबसूरत देश भी झुग्गियों की भरमार से परे नहीं हैं। हाँ, ये सच है कि पेरिस में भी स्लम्स हैं। इस बस्ती को नाम दिया गया है रोमा जिप्सी गांव। दरअसल रोम और बुल्गारिया से आए शरणार्थियों ने पेरिस के आउटर में रेलवे लाइन के पास अपने लिए ये गांव बसा लिया है। इस बस्ती में 16,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और जो आम इंसान की बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस बस्ती को ला पटीट सेंटर हट्स के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना था पेरिस में सिर्फ कांच की ही सड़कें हैं। अरे ऐसा नहीं है। सड़कें तो यहाँ भी हर देश की तरह ही हैं, किंतु साफ सुथरी हैं। बस नाम सुनकर तो लगता है जैसे किसी विला का नाम हो। अगर ला पटीट्स हट्स रख देने से झुग्गियाँ महलों का सुख देती तो हम भी अपने यहाँ ऐसे ही नाम इजाद कर लेते। सत्या ने ही बताया था कि यहाँ रहने वाले लोग रोमा कम्युनिटी के हैं। घुमक्कड़ होने की वजह से इन्हें जिप्सी भी कहा जाता है। ये पूरे यूरोप में फैले हैं और इतने दिनों बाद आज भी अपमान और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में भी इनका यही हाल है। यहाँ रहने वाले ये लोग कारों की साफ सफाई करने से लेकर मजदूरी और छोटे मोटे धंधे करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ चारों ओर गंदगी का अंबार है। इनके लिए लाइट और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि कुछ एनजीओ इनके लिए आवाज़ उठा रही हैं। आवाज़ें तो हर देश में ऐसी जब तब उठती ही रहती हैं, मगर सुनता कौन है? न सरकारों तक इनकी आवाज़ें पहुंचती होंगी, न भगवान तक। दूरवा भावुक हो आई थी। ऊपर पहुंचकर पेरिस की जगमगाहट अब उसे मुंह चिढ़ाती नजर आ रही थी। अगले कई सप्ताह वे सीन नदी के प्रसिद्ध क्रूज, आर्क ऑफ ट्रायम्फ, नोत्रे डैम कैथेड्रल, कॉनकार्ड स्क्वायर, डे ला कॉनकार्ड सैर करते रहे और सोने से दमकते गेट वाला भव्य महल वारसराय को देखने के बाद तो दूरवा की आंखें चकाचौंध थीं। अगले दिन फैशन स्ट्रीट के बाहर थककर बेहाल दूरवा ने सत्या का हाथ थाम लिया था। अब और नहीं, प्लीज़ आओ यहाँ बैठते हैं कुछ देर। और सत्या ने उसे सहारा देकर सड़क के किनारे लगी एक बेंच पर बिठा लिया था। वह भी यूं ही थक जाती थी, पर फैशन स्ट्रीट आना नहीं छूटता था उसका। कौन वह? वही जो कभी मेरी सब कुछ थी। ये अलग बात है कि हमने शादी नहीं की थी, पर लिव इन में तो थे। साला, यही एक खराबी है लिव इन रिलेशनशिप में कि जब मन भर जाए छोड़कर चल दो। कुछ तो बात हुई ही होगी। जब रिश्ते को ख़त्म होना होता है तो वह टूटता ही है। उसके लिए किसी वजह या मकसद की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, यही सच है। बड़ी देर तक चुपचाप बैठी दूरवा ने अपने करीब किसी साय को बैठे पाया था। उससे नज़रें मिलते ही वह महिला मुस्कुरा दी थी। गहरे मेकअप और उम्र से अधिक लटकी झुर्रियों को छिपाती हुई उस महिला को देखकर उसे सत्या की वार्निंग स्मरण हो आई थी। यहाँ अफ्रीकी मूल की महिलाएं और पुरुषों से अपना कीमती सामान और पर्स बचाना। सत्या ने उसकी हथेली हौले से दबाते हुए उठकर चलने का इशारा किया। उनके खड़े होते ही वह महिला जोर जोर से अपनी भाषा में चिल्लाने लगी। कांपती हुई दूरवा ने कसकर सत्या को जकड़ लिया था। वह महिला उनके चारों ओर घेरा बनाकर गोल गोल घूमकर चीख रही थी। चलती जाओ बिना उसकी तरफ देखे, बस आगे बढ़ती जाओ। पर उसे परेशानी क्या थी?
एक हो तो बताऊं। भूख, गरीबी, रेसिज्म या उसका पागलपन, कुछ भी हो सकता है। यह हर देश की अहम समस्या है। घर पहुंचने तक भी दूरवा डर से तो कुछ ठंड से कांपती रही थी। हीटर चलाकर सत्या ने उसे पलंग पर कंबल में दुबका दिया था। तुम आराम करो मेरी नन्ही चिड़िया, मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। सत्या चावल और दाल बनाकर लाया। तब तक दूरवा सो चुकी थी। सत्या ने उसके मुंह पर बिखरी लटों को धीरे से संवार दिया था। कमजोर पड़ गई थी दूरवा उस वक्त और फफक फफक कर रो उठी थी। उसे अपने सीने से लगाए सत्या यूं ही सो गया था। उस रात बरसात हुई थी। सुबह देर तक सोने के बाद रात की नमी से पिघला आसमान कई दिनों के बाद कुछ कुछ दिखाई दिया था। शायद आज सूरज निकल आए। हाँ, सूरज को निकलना ही होगा। अंधेरे की स्याही जो फैली है यहाँ धरा पर, उसे समेटने के लिए कुछ उजास अब बिखरना ही चाहिए। सत्या ने दूरवा को गले लगाते हुए कहा था। मुझे जाना होगा अब सत्या। क्या ज़रूरी है? रुक नहीं सकती? अभी नहीं, शायद फिर आ जाऊं। कभी ना लौटने के लिए, किंतु कुछ जरूरी हिसाब चुकता करने हैं। इन सब से पूर्व कि मैं पुनः जीना सीख पाऊं। तुम्हारी बुआ नाराज होंगी। उन्होंने अपने भतीजे से सिर्फ मदद की उम्मीद थमाई थी और मैं, ग्लानि होने लगी है मुझे। पागल ना बनो दूरवा। जीवन हर किसी को अपने हिसाब से जीना चाहिए। जीवन के हर फैसले का निर्णय खुद लेना सीखो। गलतियों से सबक और अनुभव जो मिले, कम अज कम उनकी जिम्मेदार भी खुद ही बनो। सत्या ने सिसकती दूरवा को ढाढ़स बंधाया था। सत्या से बिछुड़ते हुए उसने किसी वादे का भरोसा नहीं जतलाया था, लेकिन उसे अब अपनी खुशियों के लिए स्वयं निर्णय लेना है। ये उसे सत्या ने ही सिखाया था। हाँ, प्लेन के टेक ऑफ के वक्त जी भर आया था उसका। एक हुक सी उठी थी। उसने खिड़की से बाहर पलकें घुमा ली थी। उसकी बगल में बैठी महिला ने धीरे से पूछा था, सब ठीक है? जी जी हाँ। दूरवा सोना चाहती थी, एक गहरी नींद की, कि अब की फिर जागे तो कोई कुहासा ना दिखे उसके जीवन पर। बस हरे भरे मैदान हो हर तरफ, जिन पर वह दौड़ती चली जाए, दूर दूर बहुत दूर तलक। वहीं उस छोर पर उसे सत्या का चेहरा मुस्कुराता दिखा था। उसने और जोर से आंखें मींच ली थीं। वह अब की बार इस ख्वाब को जी लेना चाहती थी। बेटा जी, आप मेरी मदद करोगी ना? तीसरी सीट पर बैठी महिला ने दूसरी सीट वाली महिला से कुछ कहा था शायद। तभी उसने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा था, इनके कान में दर्द है, कुछ रुई और गर्म चाय ले आइए प्लीज़। दूरवा ने अपने पर्स में से टॉफ़ी निकालकर उनकी ओर बढ़ाई थी। इसे मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसिए, जब तक वह चाय ले आएगी। थैंक यू बेटा। यूं तो मारे बेटे ने दियो नी मने संगली चीणा, पण बीए हॉस्टेज बैग ने उपराने मेल दीनी जो को। आपकी आवे नी, बे तो महे का स्यासु बीने केर। जी कोई बात नहीं आंटी जी, आप आराम से बैठिए, आपका सामान भी ऊपर से हम निकलवा लेंगे, सीट नंबर 2 ने कहा था। पहली बार मैं यहाँ एकली सफ़र कर रही हूँ, जिसे थोड़ी घबरागी। इधर आयोड़ी थी, बेटर के कन्नेर मारी सास गुजरगी, मारे बेटा कन्ने छुट्टी कोनी है, वास्ते मने ही आनो पड़े। वे परेशानी, घबराहट और दुख सबसे एक साथ जूझती दिखी। दूरवा की तरफ देखकर वे झेपती से मुस्कुरा दी। आप चिंता न करें, हम सब साथ ही तो हैं। दूरवा ने उनके घुटनों पर अपनी हथेली में थामा हुआ संबल टिका दिया। हाँ लीजिए, आप कुछ बिस्कुट, केला या डेट्स खा लीजिए, थोड़ा अच्छा फील करेंगी। दूसरी सीट वाली स्त्री ने अपने पर्स में से 2 केले और लंच बॉक्स निकालते हुए उन्हें आग्रह किया था। दूरवा ने देखा कि उसके छोटे से पर्स में 2 छोटे छोटे डिब्बे और भी थे। बेहद करीने से उसने अपने पर्स में कई सारे पाउच और नाश्ता समा रखा था। खाने नहीं चाहिए बेटा, थूम केरी है तो ला, मेलू पाछी खा ले सू। उन्होंने एक पेपर बोट पोमोग्रेनेट जूस अपने हाथों में थाम लिया। कुछ देर तक उन्होंने यह हॉस्टेस का इंतज़ार किया। टेक ऑफ के बाद वे उसे धीरे धीरे सिप करने लगी।
उन्हें सीट बेल्ट बांधने में खासी मशक्कत करते देख ही दूरवा समझ गई थी कि वे प्लेन में यात्राओं की अभ्यस्त नहीं हैं। नज़र मिलते ही वे मुस्कुरा देती थीं। आप भी एकला ही जा रहे हो? जी। दूरवा के इस छोटे से उत्तर ने उन्हें निराश नहीं किया था। मारी माँ सिधारगी, बेटे ने छुट्टी कोनी मिली तो माँ ने एकली आनो पड़ो, ऐसा कहकर वे रोने लगी थीं। धीरज रखें, हम साथ हैं, आप चिंता न करें। माँ की उम्र कितनी रही होगी? दूरवा ने सांत्वना देने की गरज से उनसे बात जारी रखी थी। महे ही 77 की होन लागी, माँ 99 की हो जाती महीना। बीमार तो कोड़ी थी, यार तो हालती दौड़ती ही, पर उम्र भी होगी ही भी की। वे देर तक सुबकती रही थी, फिर ऊँघने लगी थी। आप कहाँ जा रही हैं? दूरवा ने अपने पास बैठी स्त्री से पूछा था। जी, मैं कंपनी के काम से इंडिया जा रही हूँ। गूगल में काम करती हूँ। यहाँ अकेली रहती हूँ। बाकी परिवार इंडिया में ही है। उसने दूरवा के एक प्रश्न पर ही सब कुछ बता दिया था। मैं सिर्फ ब्रेकअप पर आई थी यहाँ। जी? उसके जी के साथ लगे प्रश्नवाचक को दूरवा ने भांप लिया था। दरअसल 17 साल पुरानी शादी को टूटने से बचाने का एक मौका और दिया है वकील ने, और सलाह दी है कि हम कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लें। मुझे पेरिस देखना था, सो यहाँ चली आई। वाओ, साउंड्स इंटरेस्टिंग। आई मीन, ये ब्रेक तो वाकई मज़ेदार रहा होगा। यानी कि आप यहाँ और वे? उनका नाम रोहित है। वे एक अति व्यस्त व्यक्ति हैं। उनके जीवन में ब्रेक जैसा कुछ नहीं। सो यूं समझिए, ये ब्रेक एक तरफा रहा। अब ये जो पीरियड था वह हम दोनों के लिए मनन करने के लिए ही तो था कि रिश्ते में कहाँ चूक हुई। किंतु उनके हिसाब से इस रिश्ते में उनकी तरफ से कोई चूक नहीं, बस मैं ही ज़्यादा डिमांडिंग हूँ। आप कुछ काम करती हैं या हाउस? जी, मैं हाउस वाइफ ही कहलाना पसंद करूंगी। ये जो नया टर्म हाउस मेकर का इजाद किया है ना आईटी में, दरअसल स्त्रियों को लॉलीपॉप थमाने से अधिक और कुछ नहीं है। दूरवा कुछ उत्तेजित हो उठी थी। आप शायद कुछ काम करती होती तो उनकी मजबूरी समझ पाती। करती थी, तब हालात और विकट थे। हम दोनों के बीच बोलचाल तक का समय नहीं था। सच कह रही हैं, मेरा नाम विनीता है। उसने अपना हाथ दूरवा की ओर बढ़ाते हुए कहा था। दूरवा ने उसका हाथ थामते हुए कहा था, और मैं दूरवा। मारो नाम बिमला है। वे जागकर उनकी बातों में शामिल हो चुकी थी। अब वहाँ सीट नंबर नहीं बल्कि 3 स्त्रियां बैठी थीं, जिनके नाम खिड़की से बाएं की ओर क्रमशः दूरवा, बिनीथा और बिमला थे। वे तीनों एक सूत्र में बंधने लगी थीं। अब वहाँ ना सीट नंबर थे, ना नाम, ना उम्र। बस अगर कुछ था तो एक महीन धागा, जिसकी बिनाई में तीनों स्त्रियां अलग अलग बिंधी थीं अब तक, पर अब सुलझने को आतुर थीं। मारी माँ मने कदई पड़वा कोनी भेजी। मैं मारा भाईरी पोथ्या बाँच बाँच अर थोड़ो घड़ी लिखवा पढ़वा सीखेगी। थे कितना पढ़ियो जो हो जी? बिमला ने बिनीथा और दूरवा की तरफ एक साझा प्रश्न उछाला था। मैं एमबीए करके एक फर्म में काम करती हूँ, और मैं अब ब्रेक ब्रेक के खेल में उलझी हूँ। दूरवा की हंसी में कई सारे उत्तर थे जो बिनीथा ने भांप लिए थे, किंतु बिमला का मुंह अनभिज्ञता से खुला रह गया था। ये अपने पति से अलग होना चाहती थी, किंतु वकील ने इन्हें कुछ महीनों के लिए ब्रेकअप की सलाह दी है, ताकि ये दोनों आपसी समझदारी से सोच समझकर फैसला लें। तो थे काई निर्णय लियो? अभी तो मैं पेरिस घूम कर आई हूँ, कुछ सोचा नहीं। वैसे भी मेरे अकेले सोचने से क्या होगा? फैसला तो रोहित और मुझे मिलकर लेना है। वह अपने बिजनेस में व्यस्त हैं। उसे तो शायद याद भी नहीं होगा कि हम किसी नोटिस के तहत ब्रेकअप पर हैं, क्योंकि उसके साथ होने या ना होने से उसे खासा फर्क पड़ा ही नहीं। हम अमूमन इतने ही अंतराल के बाद मिलते रहे हैं, सो हमारी जिंदगी कई छोटे छोटे ब्रेक्स का जोड़ है। यूँ तो घणी परेशानी री बात है। मैं तो कदी यहाँ सोची ही कोनी। मारा वे घरां दिवस वे वास्ते परदेस में रहे था,
पण यो ब्रेक मुंह कदई मारे दिमाग में कोणी आयो। बिमला अजीब असमंजस में थी। आप कितने बरस के हो अभी? विनीता ने बिमला से पूछा। 77 थे, समझो कि नहीं? 77। 70 और 7, 77। दुर्वा ने विनीता की ओर देखे बिना कहा था। मारा घोड़ा काम का नीरा। अकेली जामारो कहानी ही बड़ो विकट है। मारी माँ गुजरगी वट्ठे गांव में और बेटा ने छुट्टी को नहीं मिली। यूं तो मारी एक बड़ेरी भेड़ है। निम्मो बी के 2 बहुआ हैं, छोटकी शांति और बड़ेरी कामिनी। एक छोड़की भेड़ भी है, जानकी। बे तो दूर रेवे जाकी बहुरा तो शहर री छोरी छापरी है। नौकरी करेड़ी छोरे आजकल गांव आनो परसन कोड़ी करे। पर निम्मो और उनरी बहुआ मारे पास पहुंचगी। अबार सुबह पेली महे पहुंच जाऊरी थे, मारी मदद कर दीजो सामान रे वास्ते। आप चिंता मत करो, हम साथ हैं। हम बेल्ट से आपका सामान लेने से लेकर आपको टैक्सी दिलवाने तक आपके साथ रहेंगे। विनीता की बात से उन्हें थोड़ा ढांढस बंधा था, किंतु उनकी आंखों की नमी फिर भी बनी हुई थी। बिमला ने विनीता से पूछा, आपरी उम्र कितनी वेगी बेटा? जी, मैं 35 की हूँ। और मारा राम जी थे तो 15-16 से ज़्यादा की न लाग रहे हो। अस्यो कायर कहो तो। जी, मैं कीटो डाइट पर हूँ। बिमला इस बार कीटो डाइट नहीं समझी थी और दूरवा और विनीता दोनों ने ही कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। शायद वे बूझ गई थी कि इस विषय में ना बताने से बिमला को कोई खास फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। शादी वही गई आपरी बेटा? जी, 7 बरस हुए और बच्चे हमने किए नहीं। इस बार बिमला के साथ दूरवा भी प्रश्नवाचक दृष्टि से विनीता की ओर ताक रही थी। एकलिया हो जाओ हो, थाने डर कोड़ी लागे? डर कैसा, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, फास्ट ड्राइविंग कर लेती हूँ और पर्स में सिर्फ नाश्ता ही नहीं, ये देखिए क्या क्या है। उसने पर्स में से ब्लेड, चाकू, मिर्ची पाउडर, चिली स्प्रे आदि निकालकर बिमला के समक्ष रख दिया। थे घड़ी समझदार हो, पण बे लोग जो एसिड फेंक कर भाग जावे, बी लोगों के बारे में काई सोचियो थे? और जो बलात्कार री घटना हर रोज होवे है, बीने या वस्तुएं रोक सके की? लाख पते की बात कही थी बिमला ने। एक गहरी चुप्पी ने विनीता और दुर्वा दोनों मिलकर उसका उत्तर ढूंढते रहे थे, किंतु उनकी चुप्पियां सन्नाटे से टकराकर अनुत्तरित ही लौट आई थी। उन लोगों की मानसिक विकृति का क्या करें? बेटियों को संस्कार बहुत सिखा लिए, अब बेटों को संस्कार सिखाने की आवश्यकता है। इस ओर भी हम स्त्रियों को ही सोचना होगा, लेकिन प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है। जितना हो सके सजग तो रहना ही चाहिए। बाल बच्चा के बारे में भी सोचो तो सही। बिमला ने अपना दूसरा उत्तर विनीता से कुछ यूं पूछा था, मानो पूर्व से पूछे गए उत्तर का अनुत्तरित लौटने का संज्ञान उसे पहले से ही था। दरअसल सास ससुर दूर रहते हैं। मेरा टूरिंग जॉब है। पति जिम इंस्ट्रक्टर हैं। उनके बिजनेस जमाने तक मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। वैसे भी मैं ही नौकरी क्यों छोड़ूं? 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ। ऊपर से ऑन ड्यूटी जो जाती हूँ सो टीए डीए की अलग इनकम आ रही है। बस इसलिए सास ससुर को याद नहीं आता है अपने पोता पोती के बारे में, और हम दोनों के पास समय नहीं। विनीता ने दूरवा की तरफ कुछ डेट्स बढ़ा दिए थे। उनमें से कुछ डेट्स दूरवा ने बिना औपचारिकता के उठा लिए थे और साथ ही वह समझ गई थी कि मुशायरे की मानिंद अब क्षमा उसके समक्ष है, यानी कि अब उसे अपने बारे में बताना है। मैं पेरिस में सत्या से मिली, यूं भी कह सकते हैं कि उसके साथ रही और दुनिया को नए सिरे से जिया मैंने। वह मुझसे 3 बरस छोटा है और मैं 48 की, पर इस बात से शायद हम दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ, उस रात जब वाइन के नशे में मैं उसकी बाहों में थी, तब मैं दरअसल नशे में थी ही नहीं। सारी रात नशे के बहाने मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से जुड़े सारे राज खोल दिए थे। मैं विदाउट गिल्ट कह सकती हूँ
वह जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। तो क्या काई थी? विनीता और बिमला एक साथ बोल उठी थीं। जी, वही जो आप सोच रही हैं। हुआ था वह सब। उस रात मैंने खुद को महसूसा था और मुझे कोई अफसोस नहीं। यहाँ तो ये कई कई नई बात कोणी। पेल का जमाने में बहुआ रे टाबर कोण होता तो सासू जानबूझकर बीने ससुर नंदोई और देवर जेठ रे सागे छोड़ हर खेत में चली जावती। बहू ने घरा छोड़ जावती मर्दारी रोटी बनात वास्ते। यहाँ घर री माता घर में ही रह जावती। जमानो बदल गयो पण औरतन री किस्मत कोनी बदली। ऐसा नहीं बिमला, मुझे किसी ने कंप्लेन नहीं किया था सत्या के साथ सोने के लिए। वह मेरी मर्जी थी जो बिना किसी दया या खैरात की भावना के थी। हम दोनों ने ही कुछ पाया तो कुछ खोया है। फिर इसमें नो प्रॉफिट नो गेन का सौदा रहा। दुर्वा अपने आप को अभिव्यक्त करने में ईमानदार थी। वे तीनों रात के खाने के तक अपने आप में खोई रही थी। विनीता ने बिमला को खाने के डिब्बे खोलने से लेकर कंबल उड़ाने तक का सारा काम चुपचाप किया था। दुर्वा खिड़की के बाहर ना जाने क्या देख रही थी, जबकि वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। किंतु कुछ तो था जिसे वह खोज रही थी। एक मर्तबा उसने आंखें बंद की तो रोहित का चेहरा सामने आया था। उसने आंखें खोल ली थी। जब वह वाकई सोना चाहती थी तो सत्या की ऊट पटांग बातें और मासूम हरकतों को याद कर करके देर रात मुस्कुराती रही थी। व्यस्त तो वह भी रहता है और शायद रोहित से कुछ अधिक ही। फिर भी वह इतने दिनों तक उसे कंपनी देता रहा बिना एहसान जताए। उसने भी तो अपना काम मैनेज किया ही होगा। जब जब वह दूरवा से परे जाकर फ़ोन करता था, वह जानती थी कि वह ऑफिस में इंस्ट्रक्शन देता था। फिर दूरवा से सॉरी बोलकर कोई और बात बोलकर उसे हंसा देता था। क्यों था? क्या था? इन्हीं ख्यालों में समाई दूरवा गहरी नींद में समा चुकी थी। झपकी लेकर उठी तो बिमला और विनीता घरेलू बातों से लेकर राजनीति तक डिस्कस कर रही थीं। आप किसको वोट देने के काबिल समझती हैं? विनीता ने बिमला को पूछा था। मेहे लोगा तो व्यवसायी लोग हैं, माने तो आपस में एक दूजा की मदद और नाम के सहारे कमानो और खानो है। सरकार किया ही आ जावे भी ने बढ़ावो और बिगड़नो मारी बिरादरी रे जिम्मे आवे है। बात तो सही कह रही हैं। मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी की तलाश रहेगी, सो हम अलग तरह से सोचेंगे। मेरे पति को भी नौकरी नहीं मिली तो जिम खोलकर जद्दोजहद कर रहे हैं, विनीता ने गंभीरता से कहा था। और मैं अभी कुछ भी सोचने की स्थिति में ही नहीं हूँ, किंतु मतदान अवश्य करूँगी। दूरवा के वाक्य में उसके जीवन की उथल पुथल भरी असमंजस ही झलकी थी। जो भी करो सोच समझ कर करो, मारा तो यही कहना है। पेला जमाना में भी मर्दारी बाता औरता सुनती, पण करती बे अपनी मर्जी रही। मारा वे सिधार गया, तुम्हारा सासरा वाला मने घड़ी कुटी मारे कि महे मारा पति री जायदाद और दुकान बे लोगों ने दे दूं, पण महे भी गाढ़ी होगी। अंगूठो लगायो ही कोणी। धमकी दे दी कि पुलिस में चली जाऊंगी, जद जार बे लोगन माने अकेली छोड़ी। पछे महे महारा बच्चा पाला, बड़ी मेहनत की। बिमला सुबकने लगी थी, पर उसकी आंखों का चौकन्नापन विनीता और दुर्वा की आंखों में भी समा गया था। मैंने भी बच्चे डिले करने का फैसला डट कर लिया था। इनका जिम जमे न जमे, मैं नौकरी और बच्चे अकेली नहीं संभाल सकती। हुआ तो एक बच्चा या बच्ची कर लेंगे, देर हो जाए तो IVF जिंदाबाद। दुर्वा की बात पे ताली मारती हुई तीनों स्त्रियां जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी थी। इस बार एक चौकन्नापन उनके साथ साथ सारे वातावरण में बिखर गया था। सब सो रहे हैं, विनीता ने कहा था। मगर हम तो जागे हुए हैं, दुर्वा ने हंसते हंसते बिमला के घुटने पर हाथ रखा था। ओह सॉरी, आपको दर्द रहता है ना? दर्द रेवे भी है और कदे कदे बुढ़ापे में थोड़ो गड़ी कावी केवी बीने सीख भी करूँ हूँ। सीख? इज शी मीन बाय अटेंशन सीकिंग? रियली आप ऐसा करते हो?
हाँ, मारी बहू केवे दिन मैं 100 दफा मारा बेटा सु। योर मम्मा इज परफेक्टली ऑल राइट, शी ओनली सीक अटेंशन। बिमला के कहते ही दूरवा और बिनीता मुंह खोले उसकी तरफ ताकते रह गए थे। आपको तो अंग्रेजी आती नहीं? यूं तो घणी समझू हूँ, मारे मतलब री बाता माने सगली समझ आवे। इस बात फिर वे तीनों जोर से ठहाका मार कर हंस पड़ी थी। गजब, आप तो मतलब। बिनीता ने हाथ को उनकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा था। अब नी करूं तो माने बुढ़ापे में कौन पूछे। इण बैग माए मारो बेटो घणी वस्तुएं मेल दियो, खावा पीवा की मारी दवावां और ठंडा पानी री बोतलां सब मारी भी सीकिंग रोहित नतीजो है। तो अब आपने क्या सोचा है दुर्वा? रोहित वर्सेस सत्या के बीच कौन जीता? बिनीता ने टू द पॉइंट बात की थी। मुझे पता नहीं, अभी मैं खुद को भी एक ब्रेक दूंगी। शायद अपनी छोटी नौकरी के दम पर नया सीवी डिज़ाइन करूं। चलो अभी करते हैं। बिनीता ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा था। अगले कई घंटे वे दोनों सीवी की जुगत में लगे रहे थे और बिमला उनके हाव भाव से गठजोड़ बिठाती हुई कभी हाँ तो कभी ना में सिर हिलाती जा रही थी। आज़ादी के पश्चात की 3 पीढ़ियों की उन 3 औरतों के बीच सुख दुख की अजब गजब साझेदारी पनप रही थी। समय, काल व परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल कर वे तीनों अपनी मर्जी का जीवन जीना सीख गई थी। कहीं अंधश्रद्धा के नाम पर तो कहीं जादू टोने की आड़ में उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इंतजाम जुटा लिए थे। स्त्री विमर्श का नारा बुलंदी पर है तो स्त्रियों ने पुराने तरीके त्याग कर अपनी आवाज़ ऊंची कर ली और अधिक स्पष्ट भी। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक नए प्रकार की आन बान शान का रुतबा पुख्ता हुआ है। रक्त मज्जा में अपने अस्तित्व की तलाश के लिए जागरूकता भरा केमिकल प्रवाहित होने लगा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने से पूर्व उन तीनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए थे। बिनीता, तुम कभी आओ अपने जिम ट्रेनर के साथ हमारे घर। उसका पता नहीं, मैं अपनी ओर से वादा कर सकती हूँ अब तक की ज़िंदगी में जो पाठ सीखा वह यही कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ ओनली, यू कांट टेक अदर स्टैंड ऑन देयर बिहाफ। कहीं ना कहीं हम सब बेहद एकाकी हैं। दूरवा सिर्फ आप ही ब्रेक पर नहीं हैं, बल्कि कभी ना कभी हम सब ब्रेक पर होते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि जिंदगी कई घोषित या अघोषित ब्रेक से मिलकर बनी है। सच है, किंतु मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। 17 बरस बहुत होते हैं एक निर्णय के बारे में सोचने के लिए। मन की कर्जो, तन की नहीं। तन ने तो ज्यों आपा ढाल ले म यूं व्यस्यो ही हो जावे, पर मन री प्यास मृग मरीचिका री जाया होवे, भटक भटक अर निढाल हो जावे मिनख। पण यो प्यास कदई तो तृप्त होवे, कदई उम्र भर भटकावा करे। बिमला, तुम भी आना कभी मिलने, या मैं और बिनीता प्लान आउट कर लेंगे तुमसे मिलने के लिए। घर ही क्यों, हम सब किसी वेकेशन को प्लान आउट कर सकते हैं। वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। इस उम्र में माने थे कठे लाजास्यो, बोझ बनर घूमड़ो भी काय घूमड़ो। अरे, एज इज जस्ट अ नंबर बिमला। हम आपके लिए एक बॉडीगार्ड ले चलेंगे। बीने जीगलो केवे मन है काय जरूरत बेकी। हाय, कैसे पता? बिनीता और दूरवा को फिर चकित किया था बिमला के ज्ञान ने। महे पढ़ियोढ़ी कोढ़ी पण अक्षर ज्ञान तो है मने, अखबार बांचू और कान खुला रखू हूँ। गजब तरीका है सर्वाइकल का ये तो। शिक्षा के लिए अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, अनुभव जिंदगी जीना सिखा देते हैं। ये बात दूरवा और बिनीता के लिए अजीब भी नहीं थी, किंतु बिमला ने इसे आजमाया था। एयरपोर्ट पर उनके जैसी कई चौकन्नी स्त्रियां एक साथ नजर आ रही थीं। कुछ बदलाव तो आया है उनकी बिरादरी में, पर अभी कुछ प्रयास और करने होंगे। बहनापे में लिपटी वे तीनों अपने अपने सामान के साथ अपने निर्धारित गंतव्य स्थान की ओर चल दी थीं। बिमला को लेने उसकी बहन का बेटा आया था, तो बिनीता को उसकी कंपनी की गाड़ी
दूरवा कैब बुक करवाने के लिए मोबाइल निकाल ही रही थी कि एक साथ 2 मैसेज फ्लैश हुए थे। आदतन उंगलियां पहले रोहित के मैसेज पर गई थी। बाहर खड़ा हूं तुम्हारे इंतजार में। दूसरा मैसेज सत्या का था, पहुंचते ही फोन करना। दूरवा ने दोनों ही मैसेज डिलीट कर दिए थे और कैब बुक करवाने के लिए ऐप खोलने लगी थी। वह कुछ दिनों सबसे दूर अपने बूते पर जीवन जीने की कोशिश करना चाहती थी। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।